डायलेट करते हैं और कार्नरीज को और ब्लड वेसल्स को खोलते हैं, उनका डायलेशन करते हैं, उनका डायमीटर बढ़ाते हैं, तो ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं मायोकार्डियम की। तो इस तरह से पेशेंट को उसकी एक्यूट फेज से बाहर ले आते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो है वो इसका हेडेक है, और इस हेडेक को बचाने के लिए ये है कि अगर एक्सेप्टेबल हो तो पेशेंट को काउंसल कर दें, सिंपल सी पेनाडोल ले ले, और अगर ना हो तो उसकी जो नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं आइसोसर्बाइड डाई नाइट्रेट को मोनोनाइट्रेट के साथ और इसको ट्राई नाइट्रेट के साथ, सस्टेट कार्डनेट वाली टेबलेट के साथ इनको एक्सचेंज करते रहें, तो एक दूसरे से उसका पेशेंट का थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है साइकोलॉजिकली, और थोड़ा वक्त गुजरने के साथ उसकी पेन सेटल हो जाती है, या फिर वो आदी हो जाता है तो उसको काउंसिल कर दें कि उसके बड़े फ़ायदे के लिए उसको थोड़ा नुकसान हेडेक जो है वो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर बीटा ब्लॉकर में है एटीनोलोल। पुराना बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ज़्यादा रखता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर। मेटोप्रोलोल पोस्ट एम आई बहुत दिया जाता है। बिसोप्रोलोल हार्ट रेट कम करता है, कार्डिक जो है वो लोड उतारता है। नेबिवोलोल के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल नया साल्ट है, इसके डबल इफेक्ट्स हैं। नेबिवोलोल का एक बड़ा इफेक्ट तो बीटा ब्लॉकर वाला है, हार्ट रेट कम करता है, और इसका दूसरा बड़ा इफेक्ट जो है वो ये है कि ये जो नाइट्रेट्स की तरह के जो डायलेट भी करता है वेसल्स को। तो इसके दो इफेक्ट्स हैं। तो नबीवोलोल बहुत ज़्यादा आजकल इन है हमारे पास, लोगों को हम बहुत ज़्यादा देते हैं। का फेलियर में बड़ा इसका रिजल्ट है। क्यूट फेज में नहीं देते, लेकिन बाद में जब स्टेबल फेलियर का पेशेंट आए एलवीएफ के साथ, जो स्टेबल हो जाए, बेहतर हो जाए, उसको बीटा ब्लॉकर हम ये देते हैं। इसके साथ साथ एक और बीटा ब्लॉकर में कार्विडोलॉल का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो भी बीटा ब्लॉकर में एक चॉइस है, एमआई के बाद वो भी दिया जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हार्ट रेट कम करते हैं। हार्ट रेट थोड़ा होगा, हार्ट थोड़ी स्पीड से भागेगा, तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और कंट्रैक्टिलिटी कम होने से मायोकार्डियम के ऊपर से लोड कम होगा और पेशेंट जो है वो ईज फील करेगा। साइड इफेक्ट्स में ब्रोंकोस्पाज्म है। बीटा ब्लॉकर जब भी हम देते हैं, हम एस्थमेटिक और सीओपीडी का स्टेटस देख लेते हैं, अगर वो वर्सन नहीं करे तो हम उसको चॉइस पे रख लेते हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में निफेडिपिन है, एमलोडिपिन है, विरापामिल है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये कैल्शियम की एंट्री को रोकते हैं सेल के अंदर, कार्डिक सेल्स के अंदर, और कंट्रैक्शन को कम करते हैं। इस तरह से मायोकार्डियम के ऊपर से लोड उतारते हैं। फिर पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर में नाइकोरेंडिल है। इसका भी यही काम है, आर्टरीज और वेनस डायलिटेशन करता है, और इस तरह से हार्ट के ऊपर से प्रेशर उतारता है। जिन वेसल्स में से हार्ट को ब्लड पुश करना होता है वो वेसल डायलेट हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो हार्ट को आसानी होती है डायलेटेड वेसल में ब्लड पुश करने में। फिर पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर में एक और चीज़ रेनोलाजीन है। अच्छा, इसके तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सी शायद मैंने गलत लिखी हूँ, ये मैंने क्योंकि स्लाइड उठाई थी नेट से, तो ये थोड़ा सा इसको फॉलो कर लीजिएगा। रेनोलाजीन का ये है कि ये भी लेट इनवर्ट सोडियम चैनल, ये उसने पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर लिखा है और नीचे सोडियम चैनल लिखा है, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। और इसको क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब बंद होते हैं, तो इस तरह से उसके साथ साथ मायोकार्डियम की मूवमेंट जो है, उसकी कंट्रैक्शन जो है, उसमें हमें हेल्प मिलती है। इसी तरह मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आ जाती है इन्वेसिव मैनेजमेंट। इन्वेसिव में है हमारे पास दो ऑप्शन हैं। वो हैं सबसे ज़्यादा आसान जो है, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है कि एंजियोग्राफी कर ली जाए, पेशेंट की वेसल्स को देख लिया जाए, उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन कर देख लिया जाए, कहाँ कहाँ पे रुकावटें हैं, और उसमें स्टेंट डाल दिया जाए। तो स्टेंट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है पीसीआई, परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशन। तो ये क्या करते हैं, आप एंजियोग्राफी करते वक्त एक गाइड वायर गुजारते हैं जो उस वेसल के अंदर जाती है, जहाँ पर से हमें वो मिल जाता है, ब्लॉकेज मिल जाती है। उसके अंदर एक बैलून पास करके उस वेसल को डायलेट कर देते हैं, और उसके बाद अगर वेसल डायलेट होने के बाद उस कंस्ट्रिक्टेड जगह के अंदर स्प्रिंग डाल देते हैं, और स्प्रिंग को जब डायलेट करते हैं तो वो कंस्ट्रिक्टेड वेसल जो होती है वो अपने से खुली हो, डायलेटेड कंडीशन में, ओपन कंडीशन में, ज़्यादा खुली कंडीशन में उसको से फिक्स कर देता है स्टैंड, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह कैबेज भी हो सकता है। कैबेज में ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा बड़ी वेसल्स इन्वॉल्व हों, या तीनों वेसल्स इन्वॉल्व हों, एलएडी का हो, आरसीए का हो, या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स का लीजन हो, तो बजाय ये कि हम 3 स्टेंट डालें जिसका रिस्क बढ़ जाते हैं, तो बाईपास सर्जरी के लिए ऑप्शन दिया जाता है। और जब लेफ्ट मेन स्टेम इन्वॉल्व हो तो उस वक्त भी बाईपास का ऑप्शन दिया जाता है। और इसमें यह है कि हम या तो वेनस ग्राफ्ट लेते हैं लेग से, सेफनस वेन से, या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो है
लेफ़्ट साइड वाली या राइट साइड वाली, जो भी लेफ़्ट साइड वाली ज़्यादा दी जाती है, लीमा उसको बोलते हैं, लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। और वो जो ग्राफ्ट्स हैं वो हम लेके उसको चेंज करके उनको ब्लड वेसल्स के अंदर कैपेज कर दिया जाता है। गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस पड़े हुए हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स है, ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, पिक्चर बहुत अच्छी है, शेयर कर दी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट एमआई, ये आपने देखा था, पढ़ा था, सुना था, हमने पहले भी बात की थी। पेशेंट हमारे इमरजेंसी में पहुंचे या ना पहुंचे, उसकी कंडीशन की वजह में उसके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, वीटी चल सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चल सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, या टेकिकार्डिया हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती हैं। इस्कीमिया की जो कॉम्प्लिकेशन है वो खुद से अपने पास आपके पास आता है, पेशेंट एमआई के साथ आता है। उसके बाद एक्यूट हार्ट फेलियर है, सडनली बीपी ड्रॉप कर सकता है एंटीरियर वाले एमआई के साथ, आपको उसको सपोर्ट देनी पड़ सकती है, आपने उसको फ्लूइड नहीं देना, ख्याल करना है। अगर एंटीरियर वाला एमआई है और पेशेंट हाई बड़े लो बीपी के साथ आपके पास आया तो उसको फ्लूइड नहीं देना है, आपने उसको जो एनोट्रोपिक्स हैं वो देनी है। उसमें डुबूटामीन सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। बीपी 190 के अराउंड आया, सिस्टोलिक एंटीरियर वाल उड़ गई है पेशेंट की, और अगर उसकी पेरिफेरल कोल्ड है, उसके पल्सेस कम हैं, उसका ब्लड प्रेशर कम है, उसका चेस्ट जो है ख़राब है, तो आपने उसको डुबूटा दे के उसके हार्ट को थोड़ा सा तेज़ भगाना है और उसकी पंपिंग पावर को बढ़ाना है। फिर ड्रेसलर सिंड्रोम है, एमआई हुआ पेशेंट को, उसके साथ उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, उसकी पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो गई, उसकी वजह से उसको पेन हो रही है, फीवर हो रहा है और पेरिकार्डाइटिस हो रही है, तो आप उसको ड्रेसलर सिंड्रोम कहेंगे और उसकी मैनेजमेंट करेंगे। उसकी मैनेजमेंट सिंपल है, एनाल्जेसिया, पेनाडोल, एस्प्रिन और एंटीबायोटिक्स और वगैरह वगैरह। फिर मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि उसके बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर पेपिलरी मसल का डैमेज हो सकता है, उसके साथ साथ उसके आईवी सेप्टम का डैमेज हो सकता है, मायोकार्डियम की जिस जगह के इन्फेक्शन हुआ वो टिश्यू डेथ होने के बाद वीक हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे डैमेज हो गया, उसका रप्चर हो सकता है, रप्चर ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल हो सकता है, पूरे का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार रप्चर हो गई, ब्लड बाहर निकल गया, टेम्पोनाट बन गया और बहुत कुछ। ये सब बीमारियाँ, ये सब कंडीशन हार्ट के पेशेंट के साथ हो सकती हैं और आमतौर पर इनका जो है आउटकम वो इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, पेशेंट को सीवीए हो सकता है, क्लाट जो थ्रोम्बस जो था वो डिसलॉज होके उसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर लिया उसने, या उसने उसका सेरिब्रल कोई वास्कुलर एक्सीडेंट करके कोई सीवीए वगैरह कर दिया, या उसके कोई कहीं और पे किसी और आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज कर दिया, तो ये भी एम्बोलिज्म के फिनोमेना भी हो सकते हैं। इसी तरह वेंट्रिकुलर एनेरिज्म भी हो सकता है, वेंट्रिकल जो आउट पाउचिंग हो जाती है वेंट्रिकल की वॉल की। इसके साथ फ़िलहाल तक की बातें ख़त्म, और आखिरी जो है ये मैंने स्लाइड शेयर कर दी है, उसमें है कि जो मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए, ये पढ़ लें, ये मेरे फेवरेट कोट है जो मैं अक्सर अपनी स्लाइड के एंड पे लगाता हूँ, इसको देख लें। ठीक है जी, इसके साथ फ़िलहाल आज का प्रोग्राम ख़त्म। इस सेशन में अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप पे काइंडली मुझे भेज देंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।